हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 49th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड हम पढ़ रहे हैं इस टाइम चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट पे ऑलरेडी मैं 6 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय 7th लेक्चर। ये मेरा 7वां लेक्चर है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले जो मेरे 6 लेक्चर्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे वो देख लिए होंगे। बट अगर मिस हो गए हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करिएगा इस लेक्चर के बाद उन लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा। और कोशिश करिएगा कि सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि मैंने वहां पे बेसिक मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो बेसिक है वो डिस्कस किया है। राइट। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पिछले 6 लेक्चर्स में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुकी हूँ। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, 5 फिलॉसफीज होती हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो ये 5 फिलॉसफीज भी हमने डिटेल में डिस्कस की। उसके बाद हमने फंक्शंस या कह लीजिए एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग डिस्कस किया है। मार्केटिंग मिक्स जिसे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद जो 4 पीस हैं, 4 पीस कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है। तो हम एक एक करके अब इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो लेक्चर 47 में मैंने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आपको समझाया। मैंने ब्रांडिंग, बीपीएल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये हमने डिटेल में समझा, इनके एडवांटेज, ठीक है, कैसे किया जाता है, ये सब समझा। उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्राइस के बारे में बताया था। प्राइस के बारे में हमने डिटेल में समझा था। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में पिछले 6 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो 2 पी हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट एंड प्राइस पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पी बताइए कौन सा है? नेक्स्ट पी है प्लेस। तो वही आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, प्लेस। तो तीसरा जो पी है दैट इज प्लेस, या कह लीजिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेस या कह लीजिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं विच आर नीडेड टू मेक गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस, ताकि जो कस्टमर है वो गुड्स को क्या कर सके? परचेज कर सके। तो प्लेस मतलब वो सारी, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो सारी एक्टिविटीज आती है जिन एक्टिविटीज के थ्रू गुड्स या सर्विसेज, जो भी गुड्स है जो भी सर्विसेज हैं, वो राइट प्लेस पे पहुंच सके। ठीक है, ताकि जो भी कस्टमर है वो उन गुड्स को आसानी से खरीद सके। यानी कह लीजिए प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ सेल तक गुड्स को पहुंचाने में जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है वो सब इसी में आती है। वो सब प्लेस या कह लीजिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होती है। ठीक है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्ट्रीज जहां पे सामान बन रहा है, उस वो प्रोडक्ट कहाँ जाते हैं? वो फिर प्लेस ऑफ सेलिंग पे जाते हैं, यानी मार्केट में पहुंचते हैं जहां से कस्टमर उन्हें खरीदते हैं। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ सेलिंग के बीच में पहुंचाने में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो सब इसी का पार्ट है, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसमें क्या डिसाइड किया जाता है? इसमें डिसाइड किया जाता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। गुड्स या सर्विसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से टू प्लेस ऑफ कंजप्शन। ठीक है, जहां से इसे कंज्यूम किया जाएगा, जहां से इसे परचेज किया जाएगा। और इसके लिए कुछ मिडिल मैन होते हैं। यहाँ पे कुछ मिडिल मैन होते हैं जिनकी सर्विसेज ली जाती हैं ताकि वो इजिली गुड्स को अवेलेबल करा पाते हैं कस्टमर को। ठीक है। तो उन्हीं मिडिल मैन कौन होंगे? वो कोई बिजनेस फर्म होंगे या वो इंडिविजुअल होंगे, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या होता है? जो गुड्स होते हैं वो राइट प्लेस पे, यानी सही प्लेस पे, सही क्वांटिटी में और सही टाइम पे। ठीक है। राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी एंड एट राइट टाइम गुड्स मार्केट में अवेलेबल हो पाते हैं, और तभी कस्टमर उनको टाइमली खरीद पाता है। ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कह लीजिए प्लेस का। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। ये जो थर्ड पी है मार्केटिंग मिक्स का, थर्ड पी जो मार्केटिंग मिक्स का है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। पहला डिसीजन होता है रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी गुड्स या सर्विसेज हैं इनको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, कस्टमर तक जो पहुंचाना है, इसके लिए कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाए, एक ये डिसीजन लिया जाता है। एंड दूसरा डिसीजन है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये जो गुड्स है इनका फिजिकल मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है, इसके रिगार्डिंग दूसरा डिसीजन लिया जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो इस थर्ड
पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स में लिए जाते हैं। पहला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें कि इनडायरेक्ट चैनल यूज करें, तो ये सब इसमें डिसाइड किया जाता है और इसमें फिजिकल मूवमेंट के बारे में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो जिनके थ्रू गुड्स या सर्विसेज प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन या कह लीजिए प्लेस ऑफ परचेजिंग तक अवेलेबल कराया जाता है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो सेट ऑफ फर्म्स होती हैं या कह लीजिए इंडिविजुअल होते हैं जो खुद टाइटल लेते हैं या फिर असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं इन ट्रांसफरिंग द टाइटल। ठीक है, टाइटल या तो खुद जो गुड्स हैं उनकी ओनरशिप या तो खुद लेते हैं या ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप, और या जो टाइटल ऑफ गुड्स है, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज, और कहां से कहां तक, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। तो इसी को कहा जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो फर्म्स, ये छोटी छोटी फर्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है, छोटी छोटी फर्म्स भी हो सकती हैं या कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जो हेल्प करते हैं इन ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को ट्रांसफर करने में, पहुंचाने में ये हेल्प करते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इस चैनल में कौन कौन आते हैं? इस चैनल में आते हैं टीम ऑफ मर्चेंट हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जो फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, जो गुड्स हैं उनके फिजिकल मूवमेंट, उनका जो टाइटल मूवमेंट है, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक, और ये जो गुड्स या सर्विसेज हैं ये कस्टमर को जो अवेलेबल होती है, इसके लिए बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं जो काम कर रहे होते हैं, जैसे एजेंट। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। एजेंट होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, ये सब काम कर रहे होते हैं। इंटरमीडियरीज होते हैं जिनके थ्रू जो गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर से ट्रांसफर होके कंज्यूमर के पास पहुंच पाते हैं। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल हो पाते हैं और मार्केट से फिर कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को खरीद पाता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद पाता है। ठीक है, तो दिस इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल ये आता है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा है इसका? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस या कह लीजिए एडवांटेज है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये है इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट का मतलब क्या है? ये जो प्रोड्यूसर है उसका जो एफर्ट है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सामान बना रहा है ना, उसका एफर्ट रिड्यूस हो जाता है, उसको बहुत कम एफर्ट करना पड़ता है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं फोकस करना है, उसको केवल अपने सामान पे फोकस करना है, उसको अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने कोई एजेंट हायर कर लिया है, ठीक है। अब इस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया उस प्रोडक्ट को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये एजेंट देखेगा। एजेंट अब चाहे होलसेलर को दे, चाहे रिटेलर को दे, चाहे जैसे ये करे, ये देखेगा। तो इससे क्या है, प्रोड्यूसर अब फोकस कर पाएगा अपने मेन प्रोडक्ट पे। तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, इससे प्रोड्यूसर का जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो पा रहा है। ठीक, अब उसे डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देना है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंस है। दूसरी जो एडवांटेज है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये है, इट कवर लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, एंड ब्रिंग इफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे क्या होता है, ज्यादा बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया जा सकता है, ठीक है, और इफिशिएंसी भी आती है। इफिशिएंसी मतलब कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट। इफिशिएंसी मतलब कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है, कम मेहनत पे ज्यादा से ज्यादा एरिया, ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया जा सकता है। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, निगोशिएशन किया जा सकता है। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। जैसे जो टी है, वो वैसे तो आसाम में उगती है, ठीक है, जो टी का जो कल्टीवेशन होता है वो सब कहाँ पे होता है, आसाम में होता है। लेकिन टी जो चाय है वो तो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल होती है, ठीक है। तो कैसे हो पाती है, बिकॉज वहां पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज लगे हैं, बहुत अच्छा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है, जिससे कोई भी प्रोडक्ट भले ही किसी पर्टिकुलर स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा हो, ठीक है, लेकिन वो पूरे स्टेट में, इवन इंडिया के बाहर भी इजिली अवेलेबल कराया जा सकता है, ठीक है। तो इसके पीछे कौन काम कर रहा है, इसके पीछे काम कर रहा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। ठीक, इसका तीसरा एडवांटेज क्या है, कन्वीनियंस टू कस्टमर। इससे कस्टमर को भी बहुत कन्वीनियंस होती है, क्योंकि अब एक ही स्टोर में उसे हर टाइप के प्रोडक्ट, ठीक है, हर टाइप के प्रोडक्ट अब उसे एक ही टाइप के एक ही स्टोर में मिल जाते हैं। तो ये मतलब जो कस्टमर है उसके लिए भी बहुत कन्वीनियंट है। इवन अब तो यही कॉन्सेप्ट चल गया है
जो ये जो बिग बाजार है, ठीक है, स्पेंसर है, जो एफएमसीजी के या बीबी डेली, इस टाइप के जो आउटलेट्स हैं, उसमें क्या है, सब कुछ एवरीथिंग अंडर वन रूफ वाला कॉन्सेप्ट है। सारे टाइप के प्रोडक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो इससे कस्टमर के लिए बहुत कन्वीनियंस हो गई है। तो ये तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड यूजफुल मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका चौथा एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो इंटरमीडियरीज हैं, दे कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर, ये कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए ये ऑथेंटिक यानी सही और यूजफुल जानकारी, मार्केट के बारे में सही और यूजफुल जानकारी प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ एडवांटेज। तो ये थे 4 एडवांटेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चैनल कितने टाइप के होते हैं, तो ये चैनल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, डायरेक्ट चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, दो पार्टीज होती हैं डायरेक्ट। चलिए मैं डिटेल में बताऊंगी डायरेक्ट चैनल आगे। एक डायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट जो चैनल है उसमें 3 पार्टीज होती हैं, नॉट 3 पार्टीज, इसमें 3 लेवल्स होते हैं। जो इनडायरेक्ट चैनल होते हैं उसमें 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है 1 लेवल जिसमें एक इंटरमीडियरी होता है। फिर अगला होता है 2 लेवल जिसमें 2 इंटरमीडियरी होते हैं। किसके किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में 2 इंटरमीडियरी होंगे। फिर अगला क्या होता है, थर्ड लेवल, 3 लेवल। इसमें क्या होता है, 3 इंटरमीडियरी होते हैं। किसके किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में 3 इंटरमीडियरी होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट चैनल। तो अगर टाइप ऑफ चैनल की बात करें तो 2 टाइप के हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में 3 लेवल्स होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ठीक, चलिए पहले अब मैं डिटेल में आपको बताती हूँ डायरेक्ट चैनल। तो डायरेक्ट चैनल को कह लीजिए वो 0 लेवल होता है। ठीक है, डायरेक्ट चैनल नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट चैनल यानी प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना सामान क्या है, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर, इसमें कोई इंटरमीडिएरी नहीं इन्वॉल्व है, तो वो क्या है, डायरेक्ट चैनल। और ये शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट ऑफ ऑल चैनल, जितने भी चैनल है उसमें शॉर्टेस्ट है, सबसे कम समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे सामान डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट है और सिंपलेस्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये बेसिकली एक तरीके का क्या है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है कंज्यूमर के साथ, ठीक है, कस्टमर के साथ। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट चैनल, इसको डायरेक्ट चैनल कहते हैं। जैसे मेथड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हो सकता है, जैसे कंपनी ने अपना खुद का अगर रिटेल शॉप कोई खोला है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या कर रही है, अपनी खुद की रिटेल शॉप खोली है, तो यानी कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रही है, बीच में कोई होलसेलर कोई रिटेलर नहीं है। या अगर डोर टू डोर सेलिंग हो रही है, कंपनी अपने सेल्स पर्सन के थ्रू डायरेक्टली सामान डोर टू डोर बिकवा रही है, तो वो भी क्या है, डायरेक्ट चैनल। अगर मेल ऑर्डर सेलिंग हो रही है, ठीक है, ये सेलिंग की स्पेलिंग गलत है, मेल ऑर्डर सेलिंग, अगर मेल ऑर्डर सेलिंग हो रही है तो वो भी डायरेक्ट चैनल है। टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, फोन के थ्रू टेली मार्केटिंग हो रही है तो उससे सामान बिक रहा है, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट चैनल। इंटरनेट के थ्रू सेलिंग हो रही है, कंपनी की वेबसाइट है वहां से सामान बेचा जा रहा है, तो वो भी क्या है, डायरेक्ट चैनल है। तो डायरेक्ट चैनल इस टाइप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट चैनल। तो इनडायरेक्ट चैनल जहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो होता है वो कंज्यूमर से डायरेक्टली कह लीजिए डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश करता है, यहाँ पे 1 या 2 या 3 इंटरमीडियरीज बीच में इन्वॉल्व होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट चैनल, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो इनडायरेक्टली कंज्यूमर को अपना सामान बेच रहा है, तो वो इनडायरेक्ट चैनल। इसमें 3 लेवल होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ठीक, अब चलिए देखते हैं 1 लेवल क्या होता है। तो 1 लेवल में क्या होता है, देयर इज 1 इंटरमीडियरी, नाम क्या है, 1 लेवल, यानी यहाँ पे एक इंटरमीडियरी होता है और वो होता है रिटेलर, जो सेल करता है गुड्स टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर है और ये कंज्यूमर है, बीच में कौन आएगा, रिटेलर। तो अगर केवल बीच में एक पार्टी आती है, रिटेलर आता है, तो वो क्या होता है, 1 लेवल। ठीक, जैसे अधिकतर जो कार्स होती हैं, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल होते हैं, बड़े बड़े जो कार्स होती है ना, 4 व्हीलर स्पेशली, या जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, वो जनरली उनमें जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, दैट इज 1 लेवल चैनल, वो 1 लेवल चैनल होता है। इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सेल करता है गुड्स टू रिटेलर, और फिर रिटेलर जो है कंज्यूमर को फाइनली गुड्स को सेल करता है। ठीक है, तो ये होता है 1 लेवल चैनल। 2 लेवल चैनल में क्या है, यहाँ पे 2 इंटरमीडियरी होते हैं। 2 लेवल चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में 2 इंटरमीडियरी होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर एंड रिटेलर, इसमें 2 इंटरमीडियरी होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बल्क में होलसेल में अपना सामान होलसेलर को बेचता है, होलसेलर फिर रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर क्या है, कंज्यूमर को, फाइनली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है। तो यहाँ पे
दिस इज टू लेवल चैनल, ये 2 लेवल चैनल है, यहाँ पे 2 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं। और इसका फायदा क्या है कि इससे ज्यादा बड़ा लार्जर मार्केट एरिया कुड बी कवर्ड, इससे ज्यादा बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया जा सकता है। और 2 लेवल चैनल के थ्रू जो प्रोडक्ट अधिकतर सेल किए जाते हैं वो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, सोप, शैम्पू, ये सब होता है, ऑयल वगैरह। तो ये इन सब में जो है 2 लेवल चैनल यूज किए जाते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए 3 लेवल पे। 3 लेवल चैनल क्या होते हैं? 3 लेवल चैनल में 3, नाम क्या है? 3 लेवल, यानी 3 इंटरमीडियरीज मतलब होते हैं, इसमें लगे होते हैं। जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाने में यहाँ पे बीच में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो हेल्प कर रही होती हैं इस चैनल को, इस प्रोडक्ट को मोबिलाइज करने में। कौन कौन सी पार्टीज? एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना प्रोडक्ट जो है एजेंट के थ्रू बिकवाता है, और एजेंट बल्क में सामान होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और कंज्यूमर जो है रिटेलर से सामान को खरीदता है। तो ये क्या है? 3 लेवल चैनल, ये 3 लेवल चैनल है। ठीक है, तो इस तरीके से 3, अगर हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2 होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 0 लेवल है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, और इनडायरेक्ट में 3 लेवल होते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें होपफुली काफी न्यू सब्जेक्ट मैं ऐड कर चुकी होंगी। ठीक है, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। राइट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ओके, और मैं आपके लिए 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, तो इनका जरूर फायदा उठाइएगा। राइट, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, समझ में आया कि नहीं आया, आपके लिए एक्चुअली में यूजफुल था भी कि नहीं। ठीक है, तो चलिए, आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो मैंने बताया था 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। पहला, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन, कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा रखा जाएगा, डायरेक्ट रखा जाएगा कि इनडायरेक्ट रखा जाएगा। इनडायरेक्ट में 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है फिजिकल मूवमेंट का, या कह लीजिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक जो ये जो गुड्स ट्रांसफर होने हैं ना, इनकी फिजिकल हैंडलिंग और इसकी फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन है वो सब इसमें आते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और इसके अंदर बहुत सारी, ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में परफॉर्म होती है। ठीक है, या कह लीजिए कंपोनेंट है, ये कुछ मेजर कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक, अब इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। पहला क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्डर को प्रोसेस करना, इससे रिलेटेड है ना ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब कितना टाइम एंड कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। कस्टमर से जब ऑर्डर मिलता है, किसी भी कंपनी को कस्टमर से जब ऑर्डर मिलता है, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, और जब गुड्स की डिलीवरी की जाती है, कंपनी को कस्टमर से जब ऑर्डर मिलता है और वो जब प्रोडक्ट की डिलीवरी करता है, ठीक है, इसके बीच में क्या कितना टाइम इन्वॉल्व है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को कहा जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है? इट रिफर्स टू टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्डर रिसिप्ट। कंपनी को जब ऑर्डर रिसीव होता है और कंपनी जब प्रोडक्ट की फाइनली डिलीवरी करती है, इसके बीच में जो टाइम है और जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसी को कहा जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। और हम जानते हैं कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग।
कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड है? ऑर्डर प्रोसेसिंग से। ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, आजकल हम लोग भी खूब ऑनलाइन शॉपिंग, जब से कोरोना हुआ है खूब ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर क्या है हमारे पास रिसीव हो जाए, बहुत जल्दी वो ऑर्डर प्रोसेस हो और जल्दी से हमें वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। और अगर लेट हो जाता है तो हम क्या होते हैं, हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, अगले बार उस शॉपिंग पोर्टल से हम सामान ही नहीं ऑर्डर करेंगे, तो ऐसा होता है ना। तो यही है ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट है, और इसका ध्यान रखना, ऑर्डर प्रोसेसिंग सही होना, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी, ठीक है, यानी एक्यूरेट हो, यानी सही ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो। कस्टमर ने प्रोडक्ट ए के लिए ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, और कस्टमर को डिलीवर हो गया प्रोडक्ट बी, तो ये गलत है ना। तो इसलिए जो ऑर्डर है वो एक्यूरेट भी हो प्लस स्पीड भी हो, जल्दी से ऑर्डर उसे रिसीव हो, उसको कस्टमर को डिलीवरी जल्दी रिसीव हो, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में इन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में ये जो कंपनी है वो एक्यूरेट प्रोसेसिंग करे ऑर्डर की, प्लस स्पीडी प्रोसेसिंग करे ऑर्डर की, कस्टमर को जल्द से जल्द उसका ऑर्डर जो है डिलीवर करे। तो ये होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, पहला कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन तो आप समझ रहे हैं, कैरिंग गुड्स या रॉ मटेरियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ सेल्स। जिस फैक्ट्री में सामान बन रहा है, जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है, वहां से जो गुड्स कैरी होके, गुड्स या रॉ मटेरियल जो कैरी होके पॉइंट ऑफ सेल यानी मार्केट तक जो पहुंचते हैं, तो उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये कोई भी मतलब मीडियम हो सकता है, ये रेल के थ्रू भी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, रोड के थ्रू भी, एयर के थ्रू भी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस कितना है वहां पे, कौन सा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है अवेलेबल है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उनको ध्यान में रख के इनमें से कोई भी एक जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग या कह लीजिए स्टोरेज। तो प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्रिजर्व करना, उसको होल्ड करना, उसको स्टोर करना जब तक वो बायर को डिलीवर नहीं किए जाते, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और ये इसकी जरूरत क्यों आती है, ये जो वेयर हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत क्यों आती है? बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप। क्योंकि टाइम गैप है किसके बीच में? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हुआ और कंजप्शन, यानी सामान बना, प्रोडक्शन हो गया, और जो कंज्यूमर है जब उसे कंज्यूम करेगा, खरीदेगा, फिर कंज्यूम करेगा, उसके बीच में देयर इज अ टाइम गैप। तो इसलिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जब सामान बन गया और जब तक वो सामान नहीं बिका है, जब तक वो मार्केट में नहीं पहुंचा, उसके बीच में जो सामान है उसको कहाँ पे स्टोर करने की जरूरत है? उसको प्रॉपरली स्टोर करने की जरूरत है वेयर हाउस में, जहां पे प्रोडक्ट सेफली रखा जा सके, ठीक है। और एक और कारण है, देखिए बहुत सारे होते हैं सीजनल क्रॉप्स होते हैं, या जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं बेसिकली, वो सब क्या है? सीजनल है। पूरे साल तो उनकी पैदावार होती नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी डिमांड तो पूरे साल है ना। जैसे जो चावल है, गेहूं है, दाल है, पल्सेस हैं, वो सब क्या है? वो एक पर्टिकुलर सीजन में होती है, लेकिन उनकी डिमांड तो थ्रू आउट द ईयर है ना, ठीक है। तो यानी उनको एक प्रॉपरली स्टोर करने की जरूरत है वेयर हाउसेज में, ताकि उनकी जो डिमांड है उनको साल भर फुलफिल किया जा सके, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कुछ गुड्स हैं, उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर उनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन उनकी डिमांड जो है किसी पर्टिकुलर सीजन में ही आती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो वुलन क्लोथ्स हैं, या जो वुलन क्लोथ्स हैं, कंबल है, ये सब जो है, इनका प्रोडक्शन साल भर होता है, ठीक है, फिर इनको वेयर हाउस में प्रॉपरली स्टोर करके रखा जाता है। बट इनकी डिमांड कब आती है? ये मार्केट में कब आते हैं? विंटर सीजन में, ठीक है। तो इसलिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर वेयर हाउसिंग, प्रॉपर वेयर हाउसिंग की बहुत जरूरी है। और ये जो वेयर हाउसिंग है ना, दिस इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग। ये जो वेयर हाउस है, इसमें खर्चा आता है, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग, यानी सामान को जो स्टोर किया जाता है उसका खर्चा आता है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर बैलेंस करने की जरूरत है बिटवीन कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग, यानी कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, एंड लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, ठीक है, लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग, जो है इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस करने की ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वेंट्री कंट्रोल।
तो इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब डिसाइड करना अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, यानी कितना इन्वेंट्री रखें, ऑर्गेनाइजेशन जो है कितना लेवल ऑफ, क्या लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखे। वैसे जब मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया है, ठीक है, वहां पे मटेरियल कंट्रोल एक टॉपिक पढ़ाया है, वहां पे हमने ये पढ़ा है इन्वेंट्री कंट्रोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वहां पे पढ़े हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में बेसिकली क्या लेवल ऑफ इन्वेंट्री होगा, ठीक है, इन्वेंट्री क्या बहुत ज्यादा रखी जाएगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं 100 यूनिट इन्वेंट्री रखी जाएगी कि 1000 यूनिट रखी जाएगी कि 50 यूनिट इन्वेंट्री रखी जाएगी, तो उसका लेवल क्या होगा, ये डिसाइड किया जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल में। अगर बहुत हाई इन्वेंट्री लेवल आपने रख लिया, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई इन्वेंट्री रख लिया, ठीक है, इन्वेंट्री मतलब तो समझ रहे हैं ना, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, इसे इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। बहुत अगर ज्यादा हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री रख लिया तो क्या होगा, इससे ठीक है आपके कस्टमर तो काफी सेटिस्फाइड रहेंगे। आपके पास अगर आपने फिनिश गुड खूब सारा बना के रख लिया, तो जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा आप तुरंत उसको डिलीवर कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सर्विस दे पाएंगे। लेकिन इट इन्वॉल्व द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री को कैरी करने में खर्चा आता है, ठीक है, तो वो भी आपको कंसीडर करना होगा। और अगर इन्वेंट्री बहुत कम रखी, शॉर्टेज रखी अपने यहाँ पे इन्वेंट्री, ठीक है, जरूरत है 100 इन्वेंट्री की, आपने केवल 60 इन्वेंट्री अपने पास रखी, तो इससे क्या होता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप कस्टमर लूज कर सकते हैं। कस्टमर को अभी तुरंत सामान चाहिए बट आपके पास है ही नहीं, रेडी प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो कस्टमर क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, वो कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लेगा, ठीक है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का लेवल जो है बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। हाई का एक नुकसान ये भी है कि अननेसेसरी आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। अगर आपने इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई रख लिया, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अपने गोडाउन में रख ली, तो इससे आपका अननेसेसरी कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो एक नुकसान भी है। बट इसका फायदा ये है कि कस्टमर, आप तुरंत कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ये थे 4 कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये था तीसरा पी ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स का थर्ड पी। तो हमने पढ़ लिया कौन सा, पहला पी क्या था, प्रोडक्ट, दूसरा पी क्या था, प्राइस, तीसरा पी क्या था, प्लेस। अब नेक्स्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे अबाउट प्रमोशन, ठीक है। तो 3 पी हमने पढ़ लिए, डिटेल में समझ लिया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस को डिटेल में समझ लिया। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट प्रमोशन, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।